गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया फॉलो कर रहा हूँ और लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। अभी तक मैंने 6 पार्ट्स आपको दे दिए हैं, सेंड कर दिए हैं और अब ये 7th पार्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारी NCERT बुक का पेज नंबर 60 है बच्चों, ठीक है, पेज नंबर 60 ऑफ NCERT बुक, ठीक है, NCERT और फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, कहाँ पे पड़ा और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने, है ना, पीजेंट्स ऑफ अवध को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग ट्राइबल पीपल के तरफ आते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जो आदिवासी किसान थे, जो ऐसे किसान बच्चों जो फॉरेस्ट एरिया के अगल बगल रहने वाले जो किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी का जो स्वराज का विचार था, ठीक है, उसके संदेश को उन्होंने अलग तरीके से परिभाषित किया। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे एक ऐसा संघर्ष जो कि कांग्रेस कभी भी अप्रूव नहीं करती, यानी कांग्रेस कभी भी उसको उचित नहीं ठहराती। एक ऐसा संघर्ष, एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली नाइट। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट यानी बच्चों, मिलिटेंट का मतलब होता है अ पर्सन रिलेटेड टू मिलिटोरियल फॉर्म। मिलिटोरियल फॉर्म मीन्स जो सैन्य वस्तुओं का उपयोग करे, सैन्य साजो सामान या सैन्य हथियारों का उपयोग करे, ठीक है, उसको हम मिलिटेंट बोलेंगे। गुरिल्ला बोलते हैं बच्चों। गुरिल्ला एक तरह का वारफेयर होता है ना, ये कैटेगरी ऑफ बैटल, एक युद्ध करने का, एक लड़ाई करने का एक तरीका होता है, जिसमें ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें कि छुप करके, है ना, एम्बुश लगाकर यानी छुप करके, घात लगाकर और अपने दुश्मनों पर हमला करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाना, है ना, ये गुरिल्ला वारफेयर इसको बोलते हैं। तो एक गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो 1920s के स्टार्टिंग में गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में हुआ। किसके खिलाफ हुआ देखते हैं। और ऐसा संघर्ष जिसको कांग्रेस से डेफिनेटली कभी भी अप्रूव नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस जो है, या कांग्रेस मीन्स उस समय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की हिंसा हो। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारी उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसने बहुत सारे कानून बनाए थे, ख़ास तौर से वन क्षेत्र, जंगल के इलाके वाले जो लोग थे उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए थे। क्या बनाए थे कि अधिकतर जो फॉरेस्ट एरिया था, यानी जंगली क्षेत्र था, जंगल वन क्षेत्र था, उसको उन लोगों ने एनक्लोज्ड डिक्लेयर कर दिया था, यानी क्लोज्ड एरिया, यानी
ये सुरक्षित क्षेत्र है, बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के आप उस वन में, उस फॉरेस्ट में आप जा नहीं सकते। उसके लिए आपको उचित अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों किया गया था? प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, ताकि उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को रोका जा सके कि वो उस जंगल में अपने पशुओं को न चरा सकें, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, ईंधन की लकड़ी इकट्ठी न कर सकें, फल वगैरह जो भी है, जो वन्य उत्पाद हैं, उनको वो इकट्ठा न कर सकें। ठीक है, दिस एनरेज द हिल पीपल। और जो उस पहाड़ियों के लोग थे, गुडेम हिल्स के, जो कि पूरा जंगल इलाका था, वहाँ के लोगों में इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोध फैल गया, गुस्सा हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए वो लोग। बच्चों देखो, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, उनकी जो इकॉनमी होती है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। जंगल और जंगल से होने वाले पेड़ पौधों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उन पर पूरी उनकी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, उनकी पूरी लाइवलीहुड टिकी होती है। ठीक है, और वो कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो बस अपने जीवन को चलाने के लिए जंगल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा वो लाखों वर्ष से, हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं, और जंगल को वो अपना घर मानते हैं। और एकाएक अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए और कहा जाए कि आज के बाद आप इसके अंदर जाएंगे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही उन आदिवासी लोगों को लगा कि ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जंगलों में हम हजारों साल से, हमारी पीढ़ियों से हम लोग यहाँ अपना काम करते हैं, जंगलों में गए हैं, हमने लकड़ी का उपयोग किया है, फलों का उपयोग किया है, पत्तियों का उपयोग किया है, पशुओं को चराया है। ठीक है, और ये हमको कानून बनाकर रोकते हैं। Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. न सिर्फ उनकी जीविका प्रभावित हुई या उनकी जीविका को रोका गया, बल्कि उन लोगों ने महसूस किया कि उनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनको भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट छीनने की कोशिश कर रही है। परंपरागत अधिकार बताया मैंने अभी पिछले मतलब लाइन में बताया कि किस तरह से बच्चों वो जंगल उनकी परंपराओं में शामिल था। ठीक है, मतलब जंगल उनके लिए एक जैसे हम लोगों को हमारी नाक और हमारा मुंह अगर बंद कर दिया जाए तो हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन, एयर हम नहीं ले सकते। उसी तरह बच्चों, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए जंगल उस समय ऑक्सीजन थे। ठीक है, वो जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, कपड़ा पहनना ज़रूरी है, सुबह उठ कर के ब्रश करना ज़रूरी है, मतलब बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसी तरह बच्चों, जो ट्राइबल पीपल हैं, जंगल को वो अवॉइड नहीं कर सकते। जंगल उनकी जान होती है, तो वो उनकी परंपरा में होती है, उनकी फेस्टिविटी में होती है। ठीक है, when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. अब एक तो घाव लगा दिया, यानी एक तो मार करके चोट शरीर में लगा दी, और फिर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम किया। ये गवर्नमेंट ने क्या किया? एक तो उनको मतलब फॉरबिडन टू एंटर इन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रीजन, जंगल में जाने से रोक दिया, और उसके बाद उन लोगों को कहा कि चलो रोड बन रही है, सड़क बन रही है, यहाँ पे बेगारी करो। बेगारी यानी डू वर्क विदाउट पेमेंट, काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, है ना। इससे जो पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्टेड। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। और जो व्यक्ति
फ्रंट पर आया, सामने आया, जिसने नेतृत्व संभाला इस विद्रोह का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक व्यक्ति था। एल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। जिस आदमी ने इन आदिवासी लोगों का नेतृत्व किया वो था एल्लूरी सीताराम राजू, और उसने ये घोषणा की कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, स्पेशल पावर्स हैं। क्या? ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, वो जो है बहुत सही भविष्यवाणी कर सकता है। एंड हील पीपल, और लोगों को बीमारियों से निजात दिला सकता है, ठीक कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और गोली, बंदूक की गोली भी उसका कुछ नहीं कर सकती, यानी बंदूक की गोली भी अगर उसको लगेगी तो वो मरेगा नहीं, ठीक है। मतलब उसने बताया कि वो सम सुपर नेचुरल पावर लेके पैदा हुआ है, ठीक है। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. और बच्चों, राजू की बात में आकर के जो विद्रोही थे वो पूरी तरह से राजू की बात में आ गए, ठीक है। राजू जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और उन लोगों ने उसको इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान का अवतार मानना शुरू कर दिया कि ये जो एल्लूरी सीताराम राजू है ये ईश्वर का अवतार है, इसके पास विशेष शक्तियां हैं, ठीक है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू अक्सर जो है महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करता था। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। और वो बोलता था, वो पूरी तरह से असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, उसको प्रेरणा मिलती थी, और वो लोगों को इस बात के लिए तैयार करता था कि लोग खादी का कपड़ा पहने और शराब पीना छोड़ दें, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन ठीक उसी समय जबकि वो महात्मा गांधी का बड़ा आदर करता था, सम्मान करता था, उनकी बातों से वो इंस्पायर होता था, लेकिन वो कुछ चीज़ों में महात्मा गांधी से सहमत नहीं था, और वो सीधा सीधा बोलता था, एकदम असर्ट करता था कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो ताकत के दम पर आज़ाद होगा, ठीक है। अहिंसा से भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, ताकत, हथियारों की ताकत जब तक उसका उपयोग नहीं होगा, अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, उसका ये मानना था। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मारा, ठीक है। गुरिल्ला वारफेयर यानी गुरिल्ला जो लड़ाई होती है उसका तरीका अपनाया स्वराज प्राप्त करने के लिए। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया, एग्जीक्यूटेड यानी मार दिया गया, ठीक है। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फॉक हीरो। और आज की डेट में भी एल्लूरी सीताराम राजू अभी भी लोगों के दिमाग में, जहन में, ठीक है, उनकी आस्था में आज भी वो आदमी जिंदा है, क्योंकि फिर वो उनका एक नायक बन गया, उन लोगों का एक नायक बन गया जिसने उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ या अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशन। बच्चों, प्लांटेशंस या स्वराज इन द प्लांटेशन, ये स्वराज का मतलब तो समझ ही गए, कई बार बताया मैंने। प्लांटेशंस का मतलब बच्चों ये है कि भारत के बहुत सारे इलाकों में अंग्रेज क्या करते थे बच्चों, मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब तो समझाना ज़रूरी है। ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ये यूरोपियंस को बहुत सस्ते दाम में ज़मीन दे देते थे, फार्म, है ना, ज़मीन के बड़े बड़े फार्म, कई कई एकड़, कई 100 एकड़, कई 1000 एकड़ के ज़मीन के फार्म्स दे देते थे।
खेती करने के लिए। तो खेती भी क्या होती थी, जैसे हैं रबर प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस, है ना, इन सब का पूरा बागान तैयार किया जाता था। ठीक है, उसमें बहुत सारे यूरोपीय जो होते थे वो पैसा लगाते थे, काफ़ी पैसा लगाते थे। वो एक तरह से इंडस्ट्रियल सेटअप पूरा मतलब एस्टेब्लिश करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए टी प्लांटेशन, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, रबर ट्री के बागान, इस तरह से वो प्लांटेशन करते थे। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल के तौर पे या फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम आता था। तो ये लोग क्या करते थे बच्चों, ये यूरोप और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कानून बनाती थी कि जो इन यूरोपीय व्यापारियों को या जो फार्म हाउस के मालिक हैं उनको पूरा सपोर्ट करे। जो ये कानून है, जैसे ये लोग मज़दूरों को पकड़ पकड़ के लाते थे, कहाँ से, झारखंड से, बिहार से। ठीक है, जो आदिवासी लोग थे उनको पकड़ पकड़ के लाते थे और अपने फार्म पे काम करवाते थे, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाते थे, 12-12, 14-14 घंटे काम करवाते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन लोगों को छुट्टी नहीं देते थे, लीव नहीं देते थे, वैकेशन नहीं देते थे, और उन लोगों ने कानून बनवा लिया, अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल करके कानून, कोई एक इमिग्रेशन एक्ट बनवा लिया, कानून बनवा लिया कि एक बार जो आपने कांटेक्ट कर लिया, आप जो आ गए यहाँ प्लांटेशन में काम करने के लिए, तो आप बिना परमिशन के, बिना मालिक की परमिशन के आप अपने नेटिव प्लेस, अपने घर वापस नहीं जा सकते। इस तरह का नियम था वहाँ पे कर दिया। तो ये है बच्चों तुम्हारा असम के बारे में। असम में जहाँ टी प्लांटेशन था, चाय के बागान थे बहुत बड़े, है ना, बहुत सारे बागान थे, और इन बागानों के मालिक जो है यूरोपीय होते थे, ब्रिटिश होते, स्पेशली ब्रिटिश होते थे, और भी कई यूरोपीय देशों के मालिक होते थे, इंडियंस तो नहीं ही होते थे। ठीक है, इनके बारे में बताया गया कि ये जो बेचारे वर्कर थे, प्लांटेशन वर्कर जो उन बागानों में काम करते थे, उन्होंने स्वराज को किस तरह से देखा, स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था। ठीक है, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो मजदूर थे, महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी के प्रति जो एक सोच थी, उनकी जो एक समझ थी, ठीक है, उनके लिए स्वराज की जो धारणा थी वो एक अलग ही थी। मजदूरों के दिमाग में महात्मा गांधी के प्रति और स्वराज के प्रति एक अलग ही तरह की धारणा थी। क्या? फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. जो असम में प्लांटेशन वर्कर थे, जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि वो फ्री टू मूव, एक जगह से दूसरे जगह आराम से बिना किसी रोक टोक के आ और जा सकें। ख़ास तौर से जो एक कन्फाइंड स्पेस है, एक ऐसा एनक्लोज्ड स्पेस है, जहाँ घेरा वाला स्पेस है, जहाँ कि उनको एक तरह से कैद कर दिया गया है कि तुमको बागान में ही, इस बागान में ही काम करना है, यहीं पे रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है ना। तो उनके लिए ये मतलब था कि वो अपने नेटिव प्लेस में, अपने गांव पे जा सकें, ठीक है, जहाँ से कि वो आए थे। फ्रीडम का मतलब ये था उनके लिए। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव। अंडर द मतलब एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1859 में बनाया था। उस कानून के तहत जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो बागान में काम करने वाले जो मजदूर थे, वो बिना परमिशन के, अपने मालिक की बिना परमिशन के, वो किसी भी तरह की लीव, छुट्टी पे नहीं जा सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। और वास्तविकता ये थी
कि बस वो कानून में बोल दिया गया था कि परमिशन लेकर वो जा सकते हैं, लेकिन जब भी वो लोग परमिशन लेने जाते थे, इजाज़त लेने जाते थे, उनको किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाती थी, परमिशन नहीं मिलती थी। ठीक है। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. और जब इन मजदूरों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया उसके बारे में सुना, तो उनको एक उत्साह मिला, ठीक है, इंस्पायर्ड हुए। तो हजारों मजदूरों ने अपनी अथॉरिटीज़ को डिफाइड किया, यानी अपने मालिकों को मना कर दिया काम करने से। प्लांटेशन का जो एरिया था, बागान था, उसको उन्होंने छोड़ दिया और अपने घर की तरफ बढ़ गए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. उनका विश्वास था कि देश में अब गांधी राज आ रहा है और जब हम गांव में जाएंगे तो हर व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने गांव में ज़मीन मिलेगी जिसमें कि वो खेती कर सकें और अपना गुजारा कर सकें। They however never reached their destination, लेकिन हालांकि वो अपने घर, अपने गांव नहीं पहुंच सके। कैसे? Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. Stranded on the way, stranded मतलब फंस जाना। ठीक उसी समय रेलवे वालों ने और स्टीमर, जो नदी में स्टीमर चलाते हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी। इसके कारण वो जा नहीं पाए और पुलिस द्वारा बीच में ही उन लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनको बहुत क्रूरतापूर्वक पीटा, मारा और वापस प्लांटेशन की तरफ खदेड़ दिया। बच्चों, the visions of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. ये जो विजन्स थे, ये जो विचार थे, जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो विचार थे स्वराज को लेकर के, इसको कांग्रेस के कार्यक्रम ने परिभाषित नहीं किया था। कांग्रेस ने जो अपने कार्यक्रम बनाए थे उसमें इन सारे विचारों को परिभाषित नहीं किया था। ये विचार अलग अलग सामाजिक समूहों के अलग अलग अपनी सोच, उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन लोगों ने खुद से इमेजिन कर लिए थे, खुद से उन्होंने बना लिए थे। ठीक है। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, और इस स्वराज शब्द की परिभाषा उन्होंने अपने अपने तरीके से बनाई, अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया स्वराज को। ठीक है। और इस बात की कल्पना की कि सारे दुख तकलीफ, व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, स्वराज आएगा तो सारी परेशानियां, सारी दुख तकलीफ, सारे अत्याचार सब समाप्त हो जाएगा। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. लेकिन जब ये आदिवासी गांधी जी का नाम लेकर के चिल्लाते थे और स्वतंत्र भारत की नारेबाजी करते थे, स्वतंत्र भारत के लिए नारेबाजी करते थे, तो कहीं ना कहीं रूप से, कहीं किसी न किसी रूप से वो भावनात्मक रूप से एक अखिल भारतीय अभियान को अपने दिलों में पाते थे, अपने दिलों में जगाते थे और अपने आप को एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत। अगर वो आदिवासी सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हों, गुडेम हिल्स की बात कर रहे हों, या वो प्लांटेशन वर्कर जो असम के चाय बागानों में काम करने वाले थे, या वो जो अवध के क्षेत्र के जो किसान थे जो रेवेन्यू रिडक्शन की मांग कर रहे थे, सब अपनी अलग अलग डिमांड कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सब एक चीज़ कॉमन थी
कि वो महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे, वो ये कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी समझ रहे थे, ठीक है। तीसरा, वो लोग स्वराज या स्वतंत्र भारत का नाम ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑल इंडिया मूवमेंट या ऑल इंडिया एजिटेशन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. और जब वो महात्मा गांधी के नाम पर रिएक्ट करते थे, एक्ट करते थे, और अपने मूवमेंट, अपने आंदोलन को, अपने आंदोलन को जब वो कांग्रेस से कोरिलेट करते थे, कांग्रेस के आंदोलन से रिलेट करते थे, तो वो उनकी जो पहचान थी, उनके आंदोलन की जो पहचान थी, ठीक है, वो जो उनकी सीमाओं में जो उनकी जो लोकेलिटी, उनकी जो स्थानीयता थी, उनकी स्थानीयता की सीमाओं से परे वो एक ऑल इंडिया मूवमेंट बन जाता था। उनकी स्थानीयताओं की सीमा, इसका मतलब क्या होता है? देयर इमीडिएट लोकेलिटी। देयर इमीडिएट लोकेलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि आप एग्जाम्पल से समझो कि अवध के जो किसान थे, उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड कुछ अपनी खास डिमांड थी। असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, वो अपनी अलग थी। गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल पीपल थे, उनकी डिमांड अपनी अलग थी। तो ये कहा जाएगा इमीडिएट लोकेलिटी। लेकिन जब वो महात्मा, तीनों लोग, तीन अलग अलग एरियाज़, ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग एरियाज़ के लोग कुछ तो कॉमन करते थे, और वो कॉमन क्या था? वो कॉमन फिगर था महात्मा गांधी। वो कॉमन फिगर क्या था? कांग्रेस, ठीक है। तो जब वो लोग अपने अपने लिए ही जब स्वराज या स्वतंत्र भारत की बात करते थे, तो है ना, वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, वो अपनी स्थानीयता से परे एक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन की बात करते थे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग आपका जो पेज नंबर 62 है, आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 62 है, उसको फॉलो करेंगे। और बच्चों आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कमेंट्स का मतलब ये नहीं, मुझे आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में मेरी तारीफ़ करो कि सर आप बड़ा अच्छा समझाते हैं, या वो आप बताइए कि कहाँ कमी रह गई है, एक बात। दूसरी, आप ये बताएंगे कि आपको और क्या पढ़ना है, कौन से बुक को और फॉलो करना है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी सजेशन वगैरह है वो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। और नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नोट्स का और वो आपको दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।